तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊँ। इस दुनिया का दस्तूर है कि आज के टाइम में अगर आप किसी की तारीफ़ कर दें या फिर कोई बड़े से बड़ा आदमी तारीफ़ कर दे तो शायद उतनी तवज्जो, उतना नाम, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई बुराई कर दे, खासकर जो बुराई करने में एक्सपर्ट हो, तो आजकल लोग किसी से बुराई करवाने को भी तरस रहे हैं। जैसे आप समझिए कि कैरी मिनाटी ने पूरे एशिया का शायद नंबर 1 का यूट्यूब चैनल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कैरी मिनाटी ने जब अलग अलग लोगों को रोस्ट किया, जैसे सौरभ जोशी हो गए, टेक्निकल गुरुजी हो गए, यानी बड़े बड़े नाम जिनको शायद भारत का बच्चा बच्चा जानता है, जब इनको रोस्ट किया तो इनको एक तरह से बड़ी खुशी मिली कि कैरी मिनाटी ने मुझे रोस्ट किया। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी नाम, जिनके शक्ल को आप नहीं जानते, लेकिन उन्हें मीमर्स कहा जाता है। वो मीम्स बनाते हैं। और आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में ये जो मीम्स वाले पेज हैं, इनके अंदर इतनी पावर है, ये किसी को भी वायरल कर सकते हैं। यानी किसी का सफ़र अर्श से लेके फ़र्श तक पहुंचा सकते हैं, तो किसी को फ़र्श से लेके अर्श तक पहुंचा सकते हैं। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि एक महिला जिसका नाम सीमा गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान से भाग के आई थी रबूपुरा, तो जब वो आई थी तो फिर मीडिया वालों ने उससे बात की। मीडिया वालों को जब उससे सारा मसाला मिल गया तो फिर गाँव के लोगों से बात की। तो उसी के पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसका नाम था मिथिलेश भाटी। मिथिलेश भाटी से जब पूछा कि भाग के आई है, इस पे आपका क्या कहना है, तो जो कुछ कहा बड़ा फ़नी सा था कि क्या है सचिन में लप्पू सा वो लड़का, और झिंगुर सा दिखता है, यानी तमाम तरह की चीज़ें कही उसने। अब जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे और उस चैनल ने अपने प्लेटफॉर्म पे डाला तो फिर किसी मीमर की नज़र पड़ी, उसने वहाँ से कट किया। बाकी फिर सोशल मीडिया पे इतनी बुरी तरीके से वायरल हुआ कि शायद जितना सचिन को लोग नहीं जानते थे, जितना सीमा को नहीं जानते थे, उससे ज़्यादा तो इस महिला को जानने लगे। नाम भले ही ना जानते हो, लेकिन ये डायलॉग कि लप्पू सा वो एकदम काफ़ी वायरल हो गया। अब जैसे ये वायरल होते होते सीमा के मोबाइल तक पहुंचा तो सीमा को इसमें बेइज्जती लग गई कि मेरे पति को, मेरे शौहर को ऐसा बोला जा रहा, मैं उसके लिए भाग के आई हूँ, मेरी प्यार की कद्र नहीं। तो फिर सीमा जो थी वो जवाब देने के लिए उसने भी कुछ कहा। अब जैसे सीमा ने कुछ कहा तो ये जो महिला थी, अब तक तो बिना एक तरफा ये बोल रही थी, अब सामने से भी आग की हवा मिल गई। तो फिर लगातार ये सीमा को भी अब उल्टा सीधा ट्रोल इसी तरीके के शब्दों में, एक तरह से अगर कहा जाए तो बॉडी शेमिंग करने लगी। अब महिलाएं अगर करती हैं तो इसमें भी अब देश का दस्तूर देखिए कि अगर कोई पुरुष किसी महिला का कर दे कि तू मोटी दिखती है, पतली दिखती है, तो फिर वो बॉडी शेमिंग में है। एक महिला अगर एक पुरुष का कर दे तो फनी हो जाता है। खैर, जब इस महिला ने किया फिर सीमा जो है वो धमकी देने लगी कि लीगल एक्शन लूँगी। ये तमाम चीज़ें लगातार चल रही हैं। लेकिन इसी बीच जब लीगल एक्शन की बारी आई तो एक शख्स जिसको शायद हम आप सभी कई सालों से जानते हैं, एडवोकेट AP सिंह, वही जो निर्भया केस में थे, वही जो बृजभूषण शरण सिंह वाले केस में है, और इस समय जो सीमा हैदर के वकील हैं, इन्होंने इस मामले में एंट्री ली। साथ ही कहा कि जो शब्द, जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है, और अगर ऐसी चीज़ें दोबारा बोली गई तो हमें लीगल एक्शन लेना होगा। और लप्पू और ये झिंगुर और सीमा को छिपकली कहा गया था, तो ये शब्द जो हैं कहीं ना कहीं अशोभनीय है। और एक महिला जो भाग के आई अपने प्यार के लिए, इतनी मुश्किलों को सॉल्व करके, इतनी मुश्किलों को उठा के, उसके लिए ऐसे शब्द यूज करना कहीं ना कहीं गलत है। तो इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मीमर्स ने इन चीज़ों को वायरल कर दिया। उसके बाद फिर लीगल एक्शन की बारी आई, और अगर सच में लीगल एक्शन होता है इस मिथिलेश भाटी पे, तो शायद सीमा गुलाम हैदर के आने का ये तीसरा शिकार होगा। 2 सुरक्षाकर्मी जो उस बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे थे, उनको सस्पेंड किया गया, यानी 2 लोगों की नौकरी चली गई सीमा गुलाम हैदर की वजह से। साथ ही अगर मिथिलेश भाटी पे कुछ हुआ तो फिर ये तीसरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर सचिन, उनके घर वाले, सारे लोग तो अभी बचे ही हैं, तो फिर इनके साथ तो जो होगा वो होगा ही। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात, एक अजीब सा अपडेट की मीमर्स ने वायरल कर दिया। इस वजह से अब लीगल एक्शन की बारी आ गई। इधर जो मिथिलेश भाटी हैं वो भी मानने को तैयार नहीं हो, लगातार कभी लप्पू, कभी छिपकली, कभी झिंगुर बोल रही हैं। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, मैंने आपको बदले की, मर्डर की, प्यार को पाने की, प्यार को भुलाने की, धोखा की, इन सारी चीज़ों के बदले की न जाने कितनी कहानी सुनाई। 300 से ज़्यादा एपिसोड हो गए। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये कहानी अपने आप में सबसे घिनौनी कहानी होगी।
क्योंकि जो बदला लेने का तरीका अपनाया गया, जब उस तरीके के बारे में आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं ये शायद सबसे घटिया और सबसे घिनौना तरीका था। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में। एक जगह है इंद्रपुरी, और इसी इंद्रपुरी में एक जगह लगती है ई ब्लॉक, मतलब इसी इंद्रपुरी का ई ब्लॉक जो है, इसी में एक परिवार रहा करता था। बेसिकली ये लोग यूपी के रहने वाले थे, दिल्ली में एक किराए के मकान पे रह रहे थे। जो उस परिवार का मुखिया था जितेंद्र, उनकी वाइफ थी नीलू, और इन दोनों के बीच एक 11 साल का बेटा दिव्यांश। ठीक ठाक परिवार था, अच्छे खासे पैसे थे। जितेंद्र भी कहीं जॉब करता था, जो नीलू थी वो भी ऑफिस गोइंग थी। इन दोनों के जीने का एकमात्र सहारा अगर कोई था तो वो 11 साल का जो दिव्यांश था वो था। इसको अच्छे से पढ़ाया जा रहा था, लिखाया जा रहा था। दिव्यांश को डांस का शौक था तो दिव्यांश को डांस क्लासेस भी ज्वाइन कराई गई थी। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक, बच्चा भी पढ़ने लिखने में होनहार, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। सारी जो जीवन शैली थी उस हिसाब से जो माँ थी बच्चे को पहले स्कूल भेज देती, उसके बाद खाना बनाती, बनाने के बाद जॉब पे निकल जाती। जो पिता था जितेंद्र वो भी इधर उधर रहता। शाम को सबसे पहले बच्चा आता, आने के बाद खाना वगैरह खाता, उसके बाद डांस क्लासेस चला जाता। उसके बाद तब तक जो नीलू थी वो लौट के आती, फिर से घर के सारे काम को करती, खाना वगैरह बनाती, आराम करते सारे लोग। यही सिलसिला कई महीनों से लगातार चलता रहा। और इसी बीच एक तारीख आती है 10 अगस्त, यानी आज से ठीक 6 दिन पहले। दरअसल 10 अगस्त को जो नीलू है अपने ऑफिस में जाती है, जाने के बाद सारे काम को करती है। करने के बाद जब शाम होती है, शाम होने के बाद वापस लौट के आती है। आने के बाद घर के अंदर दाखिल होती है। अब जैसे दाखिल हुई तो हर बार की तरह जैसे रोज़ का काम था सेम वैसे, जो बेटा है वो है नहीं, बेटा डांस क्लासेस में गया है। जो सामान है वो बिखरे पड़े हैं। अब ये चीज़ें देखती है, थोड़ा सा गुस्सा भी होती है कि अगर दिव्यांश जो है आए अपने बैग को, अपनी चीज़ों को समेट के सहेज के कहीं रख दे तो शायद उसका काम कुछ कम हो जाए। अब मन ही मन कुछ नीलू बड़बड़ा रही, साथ ही सामानों को समेट रही। लेकिन जैसे जैसे सामानों को समेट रही तो कुछ चीज़ें बड़ी हैरान करने वाली दिखी। आमतौर पे जो कपड़े पहन के दिव्यांश जाता था डांस क्लासेस में, वो कपड़े आज खूंटी पे टंगे हुए हैं। अब ये चीज़ जब देखती है तो हैरानी हुई कि डांस क्लास गया और कपड़े वही हैं। जो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाता था वो शूज़ भी पड़े हुए। अब और चौंक रही है कि डांस क्लास गया और न कपड़े आज पहने हैं डांस वाले, ना ही उस जूते को पहना है। अब ये चीज़ें लगातार सोच रही है, दिमाग में ये भी आ रहा है कि कहीं जो बेटा है कहीं खेलने कूदने तो नहीं चला गया। 11 साल अभी उम्र है, कहीं भी बहक सकता है। ये तमाम चीज़ें अभी मन में चल रहे, उधेड़ बुन हो ही रही। किसी बीच जो डांस क्लास वाली मैडम थी उनका फ़ोन आ जाता है। अब फ़ोन आया तो हैरानी हुई, हैरान हो कि ये महिला फ़ोन उठाती है। उठाने के बाद फिर बातचीत शुरू। टीचर पहले हाल चाल लेती, उसके बाद पूछती है कि आज क्या हो गया, जो दिव्यांश है वो नहीं आया। अब जैसे ये शब्द इसके कानों में पड़ा तो एक तरह से पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब तक तो इसको यही लग रहा था कि दिव्यांश जो है डांस क्लासेस में गया है, लेकिन अब टीचर कह रही है कि आया नहीं, तो फिर मामला क्या है। बहरहाल अब यही सारी चीज़ें सोचती है। सोचने के बाद अब खोजबीन शुरू करती है आसपास के इलाकों में कि कहाँ चला गया, किसी के घर तो नहीं जाके बैठ गया, मोहल्ले में तो नहीं खेल रहा, कितना लापरवाह है, आज डांस क्लासेस नहीं गया। आसपास के इलाकों में जब खोजा और कहीं दिखा नहीं तो घबराए हुए फिर वो घर पे आती फ़ोन करने के लिए। लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र जो है जिस बेड पे आमतौर पे जो दिव्यांश सोता था उस पे पड़ जाती है, क्योंकि उसी पे सारे सामान रखे हुए थे। तो जैसे ही उस पे पड़ती है तो एक चीज़ देखती है कि जो बेड है, यानी अगर आप बेड को ठीक से समझें तो आजकल जो बेड आते हैं उसके अंदर बाकायदा जगह होती है कि आप अपने बैग वगैरह रख लीजिए, तो उसके उठाने के लिए एक प्लाई लगी होती है। अब आमतौर पे जब बेड यूज़ में रहता है तो प्लाई पूरी बैठ जाती है, लेकिन रैंडमली अगर उस प्लाई को कभी खोला जाए और कोई बैठे ना तो प्लाई ऐसे ऊपर रखी रहती है, जब उस पर वजन पड़ता है तभी बैठती है। नीलू देखती है कि उसके बेड की जो प्लाई है वो थोड़ी सी ऊपर उठी है। अब जैसे ये चीज़ देखती है तो बड़ा ताजुब लगा कि किसने क्या इसमें से निकाला था, जो पति है वो आया नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में चोरी हो गई है। बस इसी उधेड़बुन में फ़ौरन उस प्लाई को कि क्या चोरी हुआ है, क्या गायब हुआ है, उस प्लाई को नीलू जो है फ़ौरन उठाती है। और जैसे ही उठाती है और अंदर जो कुछ देखती है उसे देखने के बाद नीलू की चीख निकल जाती है। दरअसल उस बेड के अंदर जो दिव्यांश था वो लेटा पड़ा था, बेहोश था, उसकी सांसें बंद थी। जैसे ही ये चीज़ नीलू देखती है तो पहले तो गश्त खा के गिरती है, उसके बाद उठती है, चीखती है, चिल्लाती है,
उसके बाद बच्चे को बाहर निकालती है, लेके गोद में भागती है। आसपास के लोग भी देखते हैं, फ़ौरन वो लोग भी आते हैं, फ़ौरन लेके इसको BLK हॉस्पिटल जाया जाता है। जाने के बाद अब डॉक्टर चेक करते हैं। माँ कहती है कि सर देखिए क्या हुआ। अब जैसे डॉक्टर चेक करते हैं, नब्ज टटोलते हैं, साथ ही आला लगा के धड़कन चेक करते हैं, तो डॉक्टर बता देते हैं कि जो लड़का है वो अब मर चुका है, यानी इस दुनिया में नहीं है। अब जैसे ये चीज़ डॉक्टर बोलते हैं तो इधर माँ का रो रो के बुरा हाल, फ़ौरन पिता को फ़ोन गया। लेकिन डॉक्टर जब एडमिट करते तो नहीं है, लेकिन जब चेक करते हैं, उसको उस स्ट्रेचर पे लिटाते हैं, तो चेकिंग के दौरान डॉक्टर से एक चीज़ देखते हैं। दरअसल डॉक्टर देखते हैं कि उसके गले पे कुछ निशान है। अब जैसे ही निशान और डॉक्टर देखते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। बताते हैं कि बॉडी आई है 11 साल के बच्चे की और उसकी गर्दन पे कुछ निशान। फ़ौरन पुलिस मौके पे पहुंची। पहुंचने के बाद फिर पूरा घटनाक्रम समझा। उसके बाद फिर ये हुआ कि बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। अब पोस्टमार्टम के नाम से तो माँ का कलेजा फट गया, लेकिन पुलिस जिद करती है, कहती है कि निशान है, हमें कुछ डाउट है, पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे ही डॉक्टर करते हैं, फ़ौरन पता चल जाता है कि इसके गर्दन को किसी ने दबाया है और गले पे उस दबाने के निशान है और इसका कत्ल किया गया है गला घोट के। अब जैसे ही ये चीज़ निकल के सामने आई कि इस बच्चे का कत्ल हुआ है, तो माँ का भी रो रो के बुरा हाल, पिता भी परेशान। माँ पिता को सारी चीज़ें बताती है। पिता भी बेचारा घबराया, भागा भागा पहुँचा कि क्या हो गया क्या हो गया। साथ ही फिर पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ कि आपने किसी को देखा। आसपास के लोग मना कर देते हैं। इधर उधर फिर परिवार वालों से पूछताछ कि आपको किसी पे डाउट है, किसी से कोई दुश्मनी। तो जब इस बारे में पूछते हैं तो जो परिवार वाले थे, पति तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो महिला थी वो कहती है कि मेरे पति के एक गर्लफ्रेंड है, एक फ्रेंड है और मुझे उस पर डाउट है। अब जैसे ये बात महिला बोलती है तो फिर पुलिस वालों को लगा कि अब ऐसे डाउट उसकी एक फ्रेंड पे, लेकिन अब ऐसे तो जाके पूछा नहीं जा सकता। लिहाजा पुलिस वाले उस महिला का नाम पता सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन फिर पता करते हैं कि कौन आया था। संजोग से पुलिस वालों की किस्मत अच्छी थी कि आसपास के इलाकों में कैमरा लगा हुआ था और हम CCTV कैमरे को खंगाला जाता है। खंगालने के बाद जब चेक किया जाता है तो संजोग से एक महिला भागती हुई दिखाई देती है। पुलिस वालों को अब डाउट हो गया कि यही होगी। इधर ये महिला भी कह रही थी नीलू की इसी की एक फ्रेंड है। अब पति को दिखाया गया जितेंद्र को। जितेंद्र भी कहता है कि हाँ, लग तो रहा कि वही है। उसके बाद इस महिला के पीछे पुलिस वाले पड़ते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, खोजबीन शुरू करते हैं। लेकिन अब महिला मिले कैसे? महिला जहाँ रहती थी पुलिस वाले वहाँ दबिश डालते हैं, लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं। अब क्या, मोबाइल बंद है, मोबाइल का लोकेशन मिल नहीं रहा। लिहाजा पुलिस वाले फिर से CCTV कैमरों को खंगालते हैं। 1 कैमरा, 2 कैमरा, 10 कैमरा, 100 कैमरा और लगभग 5 दिनों तक 300 कैमरे खंगालते हैं। 300 कैमरे खंगालने के बाद अंत में इस महिला को बक्करवाला से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसको थाने लाया जाता है। उसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो अपना इकबाल जुर्म करती है। इकबाल जुर्म करने के बाद फिर पूछा जाता है कि तुमने क्यों मारा। तो इसने एक बड़ी घटिया सी कहानी सुनाई और इस कहानी के हिसाब से इस लड़की का जो नाम था वो पूजा था। पूजा इसी दिल्ली में एक जगह पे रहती थी। रहने के दौरान ये काम के सिलसिले में इधर उधर भटकती रही। भटकने के दौरान इसकी मुलाकात जितेंद्र से हो जाती है। जितेंद्र से इसकी मुलाकात हुई। मुलाकात आगे बढ़ी, दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती फिर प्यार में तब्दील हो गई। पूजा भी खूबसूरत, जितेंद्र भी हसीन जवान। दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ गई। नज़दीकियों का आलम ऐसा हुआ कि दोनों भी एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे थे। पत्नी को जितेंद्र छोड़ता है। छोड़ने के बाद पूजा के साथ साल 2019 में शिफ्ट हो जाता है। दोनों ने आर्य समाज के एक मंदिर में शादी कर ली। अब शादी कर ली, दोनों शादीशुदा ज़िंदगी रहने लगे साल 2019 से ही। अब जो पूजा थी वो कह रही थी कि तुम एक काम करो, अब तुम मेरे साथ शादी कर रहे हो तो अपनी बीवी को तलाक दे दो। लेकिन अब जितेंद्र जो था वो तलाक दे नहीं रहा था। बहरहाल ये जिद, ये सारी चीज़ें चलती रही। साल 2019 से साल 2022 तक जितेंद्र और पूजा दोनों एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन फिर अचानक से साल 2022 में क्या हुआ कि जितेंद्र जो है पूजा को छोड़ के अपनी बीवी के पास फिर से शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे ही अपनी बीवी के साथ शिफ्ट हुआ तो पूजा को बड़ा धक्का सा लगा। वो पहले भी कह रही थी कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, लेकिन जितेंद्र ने दिया नहीं। तो कहीं ना कहीं पूजा के मन में एक तरह से बदले की भावना बैठ गई। वो सोचने लगी कि आखिर मुझ में क्या कमी है जो जितेंद्र फिर से अपनी बीवी के पास लौट गया।
तो सारी चीज़ें सोचने लगी कि वो भी महिला, मैं भी महिला, उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, उससे ज़्यादा हसीन हूँ, उससे ज़्यादा जवान हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है जो जितेंद्र मुझे छोड़ के अपनी बीवी के पास गया। अब ये पूजा इसी वजह के पीछे परेशान रही, महीनों तक सोचती रही, और अंत में जो उसे समझ में आया वो यही था कि इन दोनों का एक बच्चा है, और शायद इसी बच्चे की वजह से ही ये गई है। यानी जो जितेंद्र है उस बच्चे की वजह से ही मुझे छोड़ के गया है। इसीलिए मुझे उससे उसकी सबसे कीमती चीज़ छीननी है, यानी इस बच्चे को मारना है। लेकिन मारे कैसे? आमतौर पे घर पे कोई ना कोई रहता है, तो ऐसे हाल में कुछ किया नहीं जा सकता, और अगर मारने जाऊँ कोई पकड़ ले तो फिर बदला भी नहीं मुकम्मल होगा। यानी इसको यह था कि भले ही मैं पकड़ी जाऊँ लेकिन बदला ज़रूर ले लूँ। लिहाजा फिर ये प्लान करती है। प्लान करने के तहत फिर अपने और जितेंद्र के कॉमन फ्रेंड को पकड़ती है, उसको फंसाती है, उससे फिर जितेंद्र के घर का एड्रेस लेती है। लेने के बाद लगातार उस घर का पता करती है कि कौन कब आता है, कौन कब जाता है, और अंत में 10 तारीख को अपने उस फ्रेंड से कहती है कि मुझे छोड़ दो। वो फ्रेंड जितेंद्र के घर के पास लाके छोड़ता है। इसे पता था कि घर पे कोई नहीं होगा। ये घर के अंदर दाखिल होती है। होने के बाद देखती है कि वो बच्चा बिस्तर पे सो रहा उस बेड पे। उसके बाद ही उस बच्चे के ऊपर अटैक करती है, उसका गला दबा के कत्ल करती है। बच्चा 11 साल का रोने की, छूटने की, बचने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन पूजा बेरहमी से उसका कत्ल करती है, गला दबा के। कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को अब समझ नहीं आता कि लाश का क्या करें, कहाँ छुपाएं, क्या करें। अब काफ़ी देर तक सोचती है, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आया। फिर इसे लगा कि अब भागना भी है, नहीं तो कोई आ जाएगा तो पकड़ लेगा। इसीलिए काफ़ी देर तक सोच के जब इसे कुछ समझ नहीं आया तो फिर उस लाश को उसे बेड के अंदर डाल के वहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद चूँकि जब कत्ल कर रहे थे तो उस बच्चे ने काफ़ी स्ट्रगल किया बचने का, निकलने का, छूटने का, लेकिन चूँकि यहाँ भी थी तो लगातार हाथ पैर जब वो घिसट रहा था तो उसे घिसटने की वजह से, उसे रगड़ने की वजह से जो बिस्तर की चादर थी, जो बाकी कपड़े थे, वो इधर उधर हो गए थे। और इन्हीं चीज़ों को देख के माँ शुरुआत में गुस्सा हो रही थी। तो जब इस महिला ने अपना एक बाले जुर्म किया, जब ये सारी चीज़ें सुनाई, तो मैंने देखा इसकी गिरफ्तारी का फ़ोटो 2-4 महिलाएं भी थी। तो शायद उनके कलेजे पे क्या गुजरा होगा कि एक महिला कैसी हो सकती है। और जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि शायद बदले की और प्यार की इससे खौफनाक या फिर इससे घटिया कोई कहानी नहीं हो सकती। तो शायद अब आप खुद इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बदला लेने के लिए कोई शख्स, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इतना कैसे गिर सकता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और एक ऐसी ही कहानी मैंने अपने दूसरे चैनल पे सुनाई है। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने चंबा के मनोहर की कहानी सुनाई थी जिसमें कई टुकड़े कर दिए गए थे। तो सेम ऐसी ही कहानी मैंने अपने दूसरे चैनल प्रखर ठाकुर पे सुनाई है, जिसमें एक लड़का होता है, उसको बड़ी बेरहमी से मारा जाता है, और वजह सिर्फ क्या कि वो किसी से प्यार करता था। तो आजकल के टाइम में प्यार का अंत इतना भयानक हो गया है कि शायद प्यार के नाम से भी अब लोगों की रूह कांप रही है कि अंत क्या होगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्यार दीजिएगा। और पसंद आई में बहुत लोग फिर कहते हैं कि पसंद क्या, किसी की जान चली गई, और आप पसंद की बात। तो पसंद का मतलब ये है कि कहानी सुनाने का लहजा, बताने का तरीका, बोलने का अंदाज कमी कम लगी हो, आपको कुछ सुधार दिखाओ, तो ऐसी हालत में मैंने कहा कि अगर हो तो आप कीजिएगा। क्योंकि जितने भी क्राइम रिपोर्टर हैं, शायद कहना गलत है, लेकिन उनके घर की दाल रोटी जो भी चलती है, किसी की मौत से, किसी की रेप से, किसी बड़ी दुर्घटना से ही चलती है। ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम लोग सुनाते हैं, सुना के फिर पैसे कमाते हैं, और शायद ही हम सब का वही हाल है। तो शायद अब इन्हीं चीज़ों में हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और पसंद नापसंद ढूंढना पड़ता है। माना कि बुरा है, लेकिन अब धंधा है यही। चाहे कोई स्वीकारे या न स्वीकारे, लेकिन ये सत्य है। चाहे मैं हूँ, चाहे बड़े से बड़ा क्रिएटर हो, चाहे छोटे से छोटा, सारे लोग बस एक चीज़ की वजह से हैं कि पैसे कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, अपने घर वालों को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दूँ, खुद अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय